समझ रहा हूं उनकी पीड़ा क्या है। जो डॉक्टर शकील साहब इल्जाम लगा रहे हैं, अगर ये सच होता तो सारे दरकिनार होते। राहुल गांधी के अंदर वो है क्या, यस मैन वाली टेंडेंसी है कि जो लोग चमचाई टाइप का नेचर जिनके पास रहता है उनको बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाता है नहीं, और जो लोग इस तरह से नहीं होते हैं, थोड़ा सा भी उससे डिसएग्री करते हैं, तो उनको पार्टी से किनारा करने की कोशिश। तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार हैं, ऐसा चल रहा है। आपने एमआईएम को काफी टीज किया था और काफी चीजें कही थी, अभी तो महाराष्ट्र में काउंटर पोलराइजेशन करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पेश करदा नजरिए से मुल्क के अंदर के ताना बाना में हिंदुत्व की ताकत को ताकत मिलती है। 66 पे आप लड़े थे और 6 जीते, और मीम 28 पे लड़ा और 5 जीता। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालें तो आप तो बहुत डिटोरिएट कर गए इनके कंपनी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 5-6 हमेशा जीतेगी और 25-30 हमेशा हराएगी। अभी बिहार में विपक्ष कहाँ स्टैंड कर रहा है? मैं आपको इस तरह से पूछता हूँ कि अभी बाबर वाला मामला आया था, तो मैंने कहा कि एक ऑपोजिशन लीडर का मैं बयान ले लूँ इस पर, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था डिप्टी सीएम बिहार के, तो मैं ढूंढ रहा था तो मुझे कोई मिले नहीं। रहते कहाँ हैं सर? आपने बोला कि बिहार जैसे राज्य को बहुत बड़ा भार पड़ेगा और 40% देना होगा। मैंने अररिया सांसद प्रदीप सिंह से यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जो ऐसे गरीब स्टेट हैं उसके लिए अलग से प्रोविज़न है। आप क्या पूरे लिटरेचर को आपने मनरेगा का पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। और तब क्या ऐसा प्रोविज़न है उसमें? कोई प्रोविज़न है ही नहीं। तो प्रदीप जी से आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप पढ़े लिखे लोगों से सवाल कीजिए, जाहिलों से ये सब सवाल मत कीजिए। हाँ, जिनका तारीखी हकायक जाहिलानापन कर रहा हो। आप अररिया सांसद के बारे में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सांसद रहे कि कुछ भी रहे, उनको क्या मालूम, वो एक लाइन खुद पढ़ नहीं सकते हैं। वेलकम टू सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। मैं आपसे आज बात करने के लिए बैठा हूँ खास मौजू पे। शकील अहमद कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, मधुबनी से एक्स एमपी भी रहे हैं। अभी हालिया उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक्चुअल में इनसिक्योर्ड हैं, और उन्होंने साफ ये कहा कि मैं इनसिक्योर्ड इंग्लिश वर्ड इसलिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि उसका हिंदी वर्ड होता है डरपोक। डरपोक कहने में कुछ ठीक नहीं होगा। तो ये बड़ा ही अजीब सा बयान है। उसी संदर्भ में हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। तो सर, क्या हो गया अचानक शकील अहमद साहब को ऐसा बयान उन्होंने दे दिया? नहीं, उनको जो हो गया उसके जवाब तो वही देंगे। लेकिन मैं हाल के दिनों में इलेक्शन के बाद उनका, जब इलेक्शन के दिन जिस दिन के वोटिंग हो रहा था, तो शकील साहब का बयान ये आया कि मैं रिज़ाइन करता हूँ कांग्रेस के तमाम पोस्ट से। और उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि मुझे लीडरशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीडरशिप के आसपास जो लोग हैं और वो जो फैसला करवा लेते हैं उससे प्रॉब्लम है। एक तो वो बात थी। फिर हाल के दिनों में हमने यह भी देखा कि उनके बहुत सारे पोस्ट भी हमने पढ़े जिसमें उन्होंने अपने परिवार का और परिवार का जो हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है और जो सही भी है उन्होंने बताया। डॉक्टर शकील अहमद पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, जो कुछ भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, स्याह सबाक में बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी टेक्स्ट का ही कॉन्टेक्स्ट होता है। आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो समाजी ताना बाना है देश में, जब कोई बड़ा सियासतदान या खुदकार ये समझे कि मैं बड़ा सियासतदान हूं, तो उसको यह देखना चाहिए कि मंजरनामा क्या है मुल्क का और समाज का। डॉक्टर शकील अहमद से मेरे बहुत ही ज़ाती ताल्लुकात हैं, मेरे सुख दुख में वो शामिल रहे हैं और बहुत अच्छे वक्त हमने उनके साथ गुजारा है, उन्होंने हमारे साथ गुजारा है। ये सब अपनी जगह पे है और मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वो अच्छे रहें, अच्छे बने रहें। जब उन्होंने पहला इनडिसिप्लिन पार्टी के खिलाफ काम किया था, जब वो चुनाव लड़े थे, चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला और उस वक्त लगा कि ये ज्यादती थी। कब? जब लोकसभा का चुनाव मधुबनी से जब अलायंस हुआ और अलायंस में सीटें कभी आती हैं कभी चली जाती हैं, तो वो सीट वीआईपी को चली गई थी। उसके विरोध में उन्होंने, और वो अलायंस था
अलायंस के विरोध में जाकर के उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। पार्टी के लिहाज से वो पहला इनडिसिप्लिन एक्ट था, लेकिन फिर भी चूंकि उनका एक कद है रहा, फिर आए, फिर वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए और कांग्रेस पार्टी में बने रहे, बातचीत में बने रहे, मिलने जुलने में बने रहे, जहाँ भी मीटिंग शीटिंग में रहे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस चुनाव की जो पीड़ा है उनकी, वो समझ से परे है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो गई। तो उन्होंने तो खुद ही कह दिया था 2023 में, जो वो हवाला दे रहे थे कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने खुद ही एतराफ़ किया है कि जहां तक मुझे पहुंचना था मैं पहुंच चुका। पार्टी के लिए उनका कंट्रीब्यूशन और पार्टी का उनके लिए कंट्रीब्यूशन, ये सब उन्होंने खुद बयान किया। उनके बयान से मैं कोट कर रहा हूं। लेकिन मेरी एक समझ में नहीं आता है कि हमारी लड़ाई मौजूदा दौर की, मौजूदा समय की किसके साथ है। अगर वो अपने बयानात में भारतीय जनता पार्टी और उसके विचारधारा के ऊपर कोई प्रहार करते, कोई ऐसी बात कहते कि जिससे लगता कि यस, आज मुल्क के सामने जो चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने जो चुनौतियां हमारे सामने पेश की हैं, सामने रखी हैं, और जिसके हवाले से मुल्क के हालात बद से बदतर बनते चले जा रहे हैं, मुल्क के अंदर और मुल्क का जो कि हम आहंग जो निज़ाम रहा है, भाईचारे के निज़ाम में एक तरह का तोड़ फोड़ मचा हुआ है और समाजी एकता और सामाजिक ताने बाने में तकलीफ़ें हो रही हैं, इन सब के ऊपर वो कहते। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बड़ी लड़ाई आज के दिन में लड़ रहा है इस देश में, राहुल गांधी जी ने, ये ठीक है कि उनका एक तारीखी बैकग्राउंड है, जिस फैमिली से आते हैं वो एक सेक्रीफाइस करने वाली फैमिली रही है। उनकी दादी शहीद हुई हैं, उनके पिताजी शहीद हुए हैं, इनका अपना कंट्रीब्यूशन है राहुल गांधी जी का। फिर अभी हाल के दिनों में इस मुल्क का ताना बाना, इस मुल्क के अंदर यशमन टेंडेंसी के हैं राहुल जी। तो नहीं, वही तो उन्होंने बोला, वही मैं कह रहा आपको कि मैं इसलिए, चूंकि वो अपना लंबा तमहीद, डॉक्टर शकील साहब का जब इंटरव्यू आप सुने तो लंबा तमहीद है, तो मैं तमहीद दे रहा हूं कि जब 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद की फिर यात्रा की, तो गोया कि उन्होंने लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतना संवाद स्थापित करता है समाज के हर वर्ग से, और घूम घूम के अपील करता है कि यह देश आपसी भाईचारे का देश है, इस देश की इकोनॉमिक तरक्की रुक गई है, इस देश के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इस देश के अंदर नियो कैपिटलिज्म बढ़ा है। ऐसी सूरत हाल के जो सूरत हाल डेवलप की है भारतीय जनता, उसके खिलाफ लड़ने वाले का नाम राहुल गांधी है। सर मैं एग्री करता हूं, मैं बस एक सवाल इससे वो एग्री क्यों नहीं करते हैं, मुझे इसका मैं एग्री करता हूं, लेकिन आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं जो मैं पर्सनली भी कभी फूल करता हूं। जो है ना, हम जो कर रहे हैं आपके साथ, तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट होता है, आप जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम काम करते हैं एक दूसरे से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टॉलरेट नहीं की जा सकती, तब भी लार्जर कॉन्टेक्स्ट को देखकर लोग टॉलरेट कर देता है। तो क्या मैं आपसे फिर से फ्रेश करके पूछ लेता हूं, राहुल गांधी के अंदर वो है क्या, यस मैन वाली टेंडेंसी है कि जो लोग उनके होते हैं ना कि चमचाई टाइप का नेचर जिनके पास रहता है, उनको बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाता है नहीं, और जो लोग इस तरह से नहीं होते हैं, थोड़ा सा भी उससे डिसएग्री करते हैं, तो उनको पार्टी से किनारा करने की कोशिश की जाती है, ये उन्होंने कहा है। इसलिए मैं आपसे फिर से दोहरा के पूछ रहा हूं। ये सरासर गलत इल्जाम है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक कंप्लीटली एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने भी साथ काम किया, उन्होंने भी साथ काम किया है। पूरा स्पेस स्टेट लीडरशिप को वो देते हैं, और विद इन पार्टी जब कोई बात उठती है, पार्टी के अंदर कोई डिबेट डिस्कशन होता है, हर व्यक्ति को पूरी आज़ादी होती है। किसी और पार्टी में आज़ादी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी जी इस बात को ज़्यादा इसके तमन्नाई होते हैं कि खुल करके अपनी बात कहिए,
तो यह तो इल्ज़ाम को सिरे से मुस्तरद करने वाली बात है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। रादर अगर आप ये देखिएगा कि खड़गे जी ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और शशि थरूर जी ने भी कॉन्टेक्स्ट किया, तो पार्टी के अंदर कॉन्टेक्स्ट हुआ, उनको भी वोट्स आए। जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग वोटर्स थे उन्होंने अपना वोटिंग पैटर्न और वोट ओवरवेलमिंगली दिया खड़गे जी को, वो हमारे अध्यक्ष बने। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि शशि थरूर जी को इग्नोर कर दिया गया, CWC बनाया गया। वो तो खुलेआम एक तरह से उनके नज़रिए में एक चुनाव लड़ रहे थे, तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वो इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों ने वेलकम किया। तो जो उनका क्रिटिक है, ये G23 की बात होती है, तो जो लोग भी G23 की बात करते हैं उनमें से कई लोगों को राज्यसभा मिला, कई लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, स्टेट की लीडरशिप में कायम है और दायम है। तो बताइए क्या एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल देंगे? जो 23 सिग्नेटरी थे उनमें खुद से जो लोग चले गए वो चले गए, लेकिन जो रहे वो अपनी अपनी पोजीशंस पे स्थापित हैं। तो अगर यह बात जो डॉक्टर शकील साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर ये सच होता तो सारे दरकिनार होते, और ज़्यादातर लोग उनसे ज़्यादा उम्रदराज के लोग हैं। तो ये इल्ज़ाम नहीं है, इसलिए मैं समझ रहा हूं उनकी पीड़ा क्या है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए। मैंने कहा कि मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरे ज़बान में उनके खिलाफ कभी कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है, या तो वो आराम करें, आराम करने के लिए उन्होंने पार्टी से कहा कि पार्टी से दस्तबरदार होना चाहता हूं, आराम करना चाहता है, लिख भी रहे हैं, तारीख़ हक़ाइक़ उनको याद है। तो उनको आज के तनाजुर में किसके खिलाफ काम करना है, समाज के अंदर किन के लिए काम करना है, किन के फलाह बहबूद के लिए काम करना है, और इस जैसा कि उन्होंने कहा कि दो रेस में दो ही हैं तो अल्टीमेटली आप लीडर बन जाएंगे, इस तरह से कैसे आप सोच सकते हैं? कांग्रेस पार्टी का तारीखी अवामिल जो उसने तय किया, जो तारीख के आईने में जो कांग्रेस पार्टी है, हम सब लोगों ने देखा उसके सेक्रीफाइसेस को, कांग्रेस पार्टी को, और जिसके परवरदा वो भी हैं। तो आपने कन्वर्सेशन में आपने बोला कि मैं समझ रहा हूं कि उनकी पीड़ा क्या है और मैं कभी डिसरिगार्ड उनको नहीं करूंगा, तो पीड़ा दूर कर दीजिए। क्या पीड़ा है? वो दूर नहीं हो सकती है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो मन घड़त होती हैं, वो दूर नहीं हो सकती। दूर तो वही दर्द होता है जिसका इलाज हो। तो डॉक्टर साहब के पीड़ा का कोई इलाज नहीं है। ये भी नहीं हो सकता है कि पार्टी में जैसे मेरा कोई मन है कि ये होना चाहिए, मैं इसके लिए डिजर्व करता हूं, वो अगर नहीं हो पाया तो मैं ये समझूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स करते हैं तो कई बार सब्र व तहम्मुल से काम लेना पड़ता है, और ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स की मंशा को, उसके दस्तूर को समझना पड़ता है। इस दस्तूर को समझे बिना, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स की अहमियत को समझे बिना, आप अगर ये समझते हैं कि आपकी एक इनफरादी क़ुव्वत है, इनफरादी क़ुव्वत हो सकती है, लेकिन जब आप आज के कॉन्टेक्स्ट में दस्तूर बचाने की बात हो रही है, दस्तूर के ऊपर हमला है, दिए गए मराहत प्रोटेक्शन के ऊपर हमला है, संविधान के ऊपर खतरा है, तो ऐसे में आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स क्या होगा, यह समझना चाहिए। और डॉक्टर साहब को भी ये बात समझनी चाहिए। ये बात वो समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं, लेकिन क्या होता है कि तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार हैं, ऐसा चल रहा है उनके साथ। सर लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, एक दो सवाल ले लेते हैं। तो आपने MIM को काफ़ी टीज किया था और काफ़ी चीज़ें कही थी। अभी तो महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, क्या हो गया फिर? कुछ भी परफॉर्मेंस हो जाए, यह मुल्क लिबरल थॉट से चलेगा। इस मुल्क का ताना बाना मिलन जुलन से ही है। इश्ताल अंगेज तकरीरें, फायदे कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप काउंटर पोलराइजेशन करते हैं। बहसो मुबाहिस में मुल्क के सामने आपके क्या नजरिया आप पेश करना चाहते हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पेश करदा नजरिए से
मुल्क के अंदर के ताना बाना में हिंदुत्व की ताकत को ताकत मिलती है। अगर वो ये चाहते हैं, अगर वो अपने सियासी जलसे में नारे तकबीर का उद्घोष करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सवाल मैंने पूछा था परिषद के लोग, ये वाला मैंने ये सवाल एग्जैक्टली मैंने पूछा जरूरत क्या होती है, इजलासी तकरीर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब्दुल ईमान साहब आए थे जी, तो कहा कि बात यह है कि हम जो इस तरह का, अगर आप इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये बातें ये होती हैं कि हम अपने बातों को कहने का एक जरिया बनाते हैं जो आम लोग समझ पाए, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब शकील साहब मिले, मैंने आपका नाम लेके कहा था कि उन्होंने बोला था ऐसा, तो उन्होंने आपके लिए एक सवाल दिया, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 66 पे आप लड़े थे और 6 जीते, और मीम 28 पे लड़ा और 5 जीता। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालें तो आप तो बहुत डिटोरिएट कर गए इनके कंपैरिजन में। कंपैरिजन क्या करना है? इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे मुल्क की सतह पे जब लड़ाई है और होगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की एक सियासी जमात, आंध्र प्रदेश में राजा के खिलाफ हैदराबाद में क्यों चुनाव नहीं लड़ती है? वो जिस भाषा का प्रयोग करता है उसी भाषा का प्रयोग दूसरे राज्यों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान करते हैं। राजा के खिलाफ वहीं हैदराबाद के अंदर वो जबान इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि आपके बगल में एक इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाला शख्स रहे, वो इश्तियाल अंगेज तकरीर करे, गोलबंद की सियासत वो करे, गोलबंद की सियासत आप करें, और इसमें नुकसान जो लिबरल्स हैं जिसकी तादाद इस मुल्क में अभी भी 70-80% है, उसकी पॉलिटिकल नजरिए पे आघात पहुंचे, चोट पहुंचे। इस चोट से आप कहीं जीत जाते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 5-6 हमेशा जीतेगी और 25-30 हमेशा हराएगी। तो ये तो अवाम के ऊपर है कि कौन सा सौदा उसको पसंद है। सर, विपक्ष कहाँ स्टैंड कर रहा है? अभी बिहार में विपक्ष कहाँ स्टैंड कर रहा है? मैं आपको इस तरह से पूछता हूँ कि अभी बाबर वाला मामला आया था तो मैंने कहा कि एक ऑपोजिशन लीडर का मैं बयान ले लूँ इस पर, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था डिप्टी सीएम बिहार के, तो मैं ढूंढ रहा था तो मुझे कोई मिले नहीं। रहते कहाँ हैं सर आप लोग? क्या हो रहा है? हम तो अपने आप कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद खान से बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग शनाख्त है। कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों चुनाव के बाद से सड़क पे है। नजर आता है कि नहीं आता मुझे नहीं मालूम। मनरेगा का सवाल, अररिया में क्या क्या, अररिया में बैठे हैं आप, मनरेगा का सवाल हो या कोई और कॉन्टेक्स्ट हो, पटना के किसी भी चौक चौराहे की बात हो, या अररिया में भी मनरेगा का सवाल हो। मनरेगा एक बहुत बड़ा सवाल विपक्ष के सामने सवाल आया है। इसके विक्टिम कौन है? मैं तो ढूंढ रहा था, मैं स्टोरी कर भी रहा था कि जीराम जी जो चेंज किया, आम लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे आप? ये आम लोग का कनेक्शन, बौद्धिक संपदा वो होती है, जहन वो होता है जो चीजों को भांप ले। मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को 100 दिन का जो काम मिलता था और उसमें राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से जो फायदे मिलते थे, उस फायदे में कटौती गोया के मनरेगा को मारने का मामला है। मनमोहन सिंह के ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम यह है, जिसको सभी लोग तस्लीम करते हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट है। और उसके बाद 10% ही सेंटर स्टेट को लगता था, फिर 25% हुआ, अब 40% उसमें पैसा लगेगा केंद्र का, स्टेट का। स्टेट के पास उतना पैसा है। अल्टीमेटली क्या होगा कि बिहार जैसे गरीब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, जो भी गरीब राज्य है जिसके पास अपना रेवेन्यू नहीं है, वो कहाँ से ये सपोर्ट कर पाएगा इस काम में? मनरेगा के काम में अभी भी मनरेगा में काम करने के स्कीम्स के हज़ारों करोड़ रुपया, बिहार सरकार की अपनी रिपोर्ट है, बिहार सरकार के मिनिस्टर्स ये कहते हैं
कि हज़ार करोड़ रुपया केंद्र का फंसा हुआ है, मिलता नहीं है। तो मजदूरों का काम, आप दो तरह का काम होता है, कच्चा काम, एक पक्का काम। और कच्चा काम के पैसे, मजदूरों का काम जो होता है उसमें पैसे मिल जाते हैं। उस पैसे में अगर राज्य के पास पैसा नहीं है, केंद्र पैसा नहीं भेजती, तो क्या हुआ अल्टीमेटली? ये उसी तरह से हुआ कि आरक्षण है भी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कर दो जहां आरक्षण नहीं है। इसलिए उसकी मुखालफत करनी ज़रूरी है कि जिससे कि नुकसान होगा। मुझे पता नहीं कि लोगों ने इस तरह समझाया कि नहीं समझाया। नहीं समझाया सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक स्टोरी कर रहा था सीमांचल डैडी के बैनर पे कि असल में ये जो नाम चेंज हुआ, टेक्निकल जो ग्लिचेस की बात कर रहे हैं 40%, हाँ, ये टेक्निकल नहीं है। विक्टिम कौन है? तो मुझे आज तक वो शख्स नहीं मिला। शायद मेरी फाइंडिंग में कमी होगी, या आप लोगों ने जो काम किया है लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कोई मुझे मिला ही नहीं कि ये बताए कि नहीं मुझे मैं लेबर हूं और मुझे इससे ये नुकसान होगा। कहाँ कमी रह गई सर? 50 वर्ष तो कांग्रेस भी रही है। आहिस्ते आहिस्ते इस देश के कामगारों को, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को 11 साल में चलने वाली हुकूमत के स्कीम्स का नुकसान क्या क्या होगा वो आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा। और ये समझ में आता है, ऐसा नहीं है, बोलती नहीं है आवाम। पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, और ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी की, कि वो उसको बताए कि, इसलिए मैंने कहा कि हम दीवार पे लिखी हुई तहरीर को पढ़ लेते जो ऐसे दिखता नहीं है। आज के दिन में आपके ये चल रहा है ना, वंदे भारत चल रहा है ना, आप इसी रोड पे चलते हैं। यहाँ से पटना जाने में जितना टोल लगता है, और अब वंदे भारत ट्रेन में जितना पैसा लगता है, उतना पैसा देने के लायक 80% आवाम है। ये बात समझ में आएगी आहिस्ते आहिस्ते। हॉस्पिटल, अररिया का हॉस्पिटल हो या अररिया के स्कूल्स और कॉलेजेस हो, नंबर ऑफ टीचर्स और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर नहीं है। अगर हम सवाल खड़े करें तो समझ में आएगा। आपको लगता है कि चीखो पुकार नहीं मच रही है। चीखो पुकार करने वाले लोग किसी न किसी जादुई समा में बंध गए हैं। जैसे कि इस बार 10,000 रुपया, इलेक्शन के ज़माने में 10,000 रुपया दो, वोट को खरीद लो कॉम्प्रोमाइज़ करके, समझ में आएगा। मनरेगा पे ही पूछ लेते हैं सर। आपने बोला कि बिहार जैसे राज्य को बहुत बड़ा भार पड़ेगा और 40% देना होगा। मैंने अररिया सांसद प्रदीप सिंह से यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जो ऐसे गरीब स्टेट हैं उसके लिए अलग से प्रोविज़न है। आप क्या पूरे लिटरेचर को आपने मनरेगा का पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। और तब क्या ऐसा प्रोविज़न है उसमें? कोई प्रोविज़न है ही नहीं कि गरीब राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट को कम पैसा स्टेट को देना होगा। जो अंडर दी दिल्ली गवर्नमेंट है डायरेक्टली, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर, उसको नहीं देना पड़ेगा और तमाम राज्यों को देना पड़ेगा। तो प्रदीप जी से आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप पढ़े लिखे लोगों से सवाल कीजिए, जाहिलों से ये सब सवाल मत कीजिए। हाँ, जिनका तारीखी हकायक जाहिलानापन का रहा हो, आप अररिया सांसद के बारे में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सांसद रहें कि कुछ भी रहें, उनको क्या मालूम? वो एक लाइन खुद पढ़ नहीं सकते हैं। तो उनसे इंटरव्यू नहीं लीजिए, आप इंटरव्यू लीजिए जो भाजपा के कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कि किस राज्य को, क्या बिहार राज्य को, क्या उत्तर प्रदेश को, क्या उड़ीसा को, क्या पंजाब को, क्या हिंदुस्तान के तमाम राज्यों को भार मनरेगा का यह जो माध्यम आया है उससे भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और आहिस्ते आहिस्ते इतनी बढ़िया स्कीम ख़त्म कर दी जाएगी, और कर दी गई। डॉक्टर शकील अहमद साहब से आप मिलेंगे पर्सनली? मिला, मुलाकात। मैंने कहा ना कि उनके साथ मेरा मुखलिसाना और भाई वाला रिश्ता रहा है, आज भी रहेगा। ये इंटरव्यू के बाद नहीं, मैं मिला नहीं, मैं उसी खंदा पेशानी से मैं मिलूंगा। समाजी मामलात में जब भी मिलेंगे, सोशल गैदरिंग में हम सलाम करेंगे, वो हमको जवाब प्यार से देंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। वो एक बाअखलाक आदमी है और मुझे उनके अखलाक पे, मैंने कहा, मेरे दुख सुख पे हमेशा शामिल रहे हैं और लंबी चौड़ी हमने बातें की हैं उनके साथ। हम लोग एक दूसरे के दिल की गहराई को समझते हैं, और मैं बोलता नहीं इस बात पे, लेकिन उनका जो पहला रिजिग्नेशन है वो, और 1.5 महीने के अंदर जो उनके ही अपने बयानात में जो तजाद है लीडरशिप को लेकर के, वो उभर के सामने आया है। काफ़ी वेरिएशन। तो क्यों है ऐसा वेरिएशन? वो यहाँ पे रुक जाते कि नहीं भाई, हमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है
उसने बहुत तकलीफ पहुंचाया है, मैं नहीं रह रहा हूं, लोग अप्रिशिएट करते। आज वो आप उस लीडरशिप के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम उसके ऊपर गलत है, आप साबित नहीं कर सकते हैं। आप साबित करना क्या चाहते हैं? भाग गए थोड़ा क्या? उसका कोई सबूत नहीं। भाग गए हैं क्या थोड़ा? मैं एकदम नहीं कर सकता, मुझसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, अच्छा, लीडर हैं, तो मैं ये सब, मैं वैसा व्यक्ति हूँ ही नहीं जो अखलाक का दामन कभी भी छोड़ दूँ। वो मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, उस इल्ज़ाम के का जो लॉजिक उन्होंने दिया है वो लॉजिक पचता नहीं है। कोई और वजह बताते, फिर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने औरों के बारे में बताया। तो जितने राहुल गांधी जी जितनी मेहनत करते हैं इस देश की एकता के लिए, देश की इकोनॉमिक आर्थिक सुधार के लिए, गुर्बत दूर करने के लिए पॉलिसी के माध्यम से, तो ये जिम्मेदारी तो हम सब लोगों के भी नीचे बनती है ना, राज्य के तौर पे, कि हम उन्हीं बातों को लेकर के आवाम में बार बार जाएं, कंटिन्यूटी में मूवमेंट चलाएं। तो तारीख के आईने में ये तमाम लोग जिनका के वो नाम लेते हैं कि उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको ऐसे कर दिया गया, उन्होंने अपने अपने राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। तो आपने ऐसा कौन सा मूवमेंट खड़ा किया? आप भी उसी स्ट्रक्चर में रह के काम करने में मजा आता है। अलायंस की सियासत बिहार में उनके लिए स्पेस है भी कि नहीं? अलायंस बंद हो चुका है? देखिए, सियासत में आने जाने का रवैया चलता रहता है, कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खुला रहता है, लेकिन जब अलायंस की सियासत को कायम हो कि रहे, ये उसके अलंबरदार रहे हैं। और अलायंस कभी कभी ऐसा लगता है कि उस अलायंस से मुझे ज़ाती तौर पे तकलीफ हो रही, तब भी बर्दाश्त करना चाहिए। मैं भी कहीं और चुनाव लड़ना चाहता हूं, नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सब्र किया हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट क्या है मुल्क के सामने? लार्जर इंटरेस्ट ये नहीं है कि मेरी बात मानी गई कि नहीं, लार्जर इंटरेस्ट ये है कि मौजूदा सरकार बिहार की और देश की इस मुल्क के ताने बाने को कमज़ोर करती है, इस मुल्क के सेकुलर निज़ाम को कमज़ोर करती है, इस मुल्क में आर्थिक कुव्यवस्था लाती है, उसके खिलाफ सीना सपर होकर के काम करने की जिम्मेदारी एक्स कांग्रेस हो कि प्रेजेंट कांग्रेस हो, सवाल वहां पे खड़ा है। इस सवाल का जवाब हम सब लोगों को उनसे चाहिए। तो सर, आपने बोला ना कि आप रिस्पेक्ट भी करते हैं और लार्जर कॉन्टेक्स्ट की भी बात करते हैं कि मुल्क के लिए क्या अच्छा है कांग्रेस के नज़रिए से, और जो शायद आम लोगों से आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या इस पहलू पे आप डॉक्टर शकील अहमद साहब से मिलेंगे, एक बार बात करेंगे, क्या होगा? उन्होंने सारे रास्ते मसदूद कर दिए सियासी। समाजी प्लेटफॉर्म पर जब मिलेंगे, बड़े भाई हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा, इसी तरह पूछूंगा जैसे आपसे बातचीत हो रही है कि भाईजान ऐसा क्या हो गया कि आपके 2 महीने के स्टेटमेंट में इतने तजाद हैं, और वो अच्छी तरह समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। वो सुनेंगे तो उनको पता है, क्योंकि खूबसूरत अंदाज से तारीख़ी हक़ायक़ का जो बयान कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इन तारीख़ी हक़ायक़ से मैं नाबलद हूँ, मैं जानता हूँ। और फिर जब वो मिलेंगे तो फिर मैं और सवाल पूछूंगा, लॉबी का सवाल, कांग्रेस पार्टी की तारीख में लॉबी कब, कौन, कहाँ, किसके लिए करता रहा, ये सब तो है ना। तो सवाल तो जब मिलेंगे तब करेंगे, लेकिन आज के दिन में जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है और जो लॉजिक उन्होंने दिया है, ये लॉजिक खारिज करने वाली बात है। हाँ, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, इस पे बातचीत हो, इस पे बहस हो जाए 2-4 दिन, वो चलेगा, चल सकता है, लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट इस देश में जो है उसमें डॉक्टर शकील अहमद को क्लैरिफाई करना चाहिए। और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा लड़ रहा है इन ताकतों से, घर खाली करवा लिया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हटा लिए गए, गलत तरह के इल्ज़ाम लगाया गया, राजीव गांधी पे इल्ज़ाम लगाया गया, इन पे इल्ज़ाम लगाया गया, सोनिया गांधी पे इल्ज़ाम लगाया गया, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ईडी में 8-8, 24-24 घंटे बैठाया जा रहा है उस व्यक्ति को जो लड़ रहा है उससे। तो बीजेपी जो जुबान इस्तेमाल कर रही है
और बीजेपी जिस तरह से प्रताड़ित कर रही है, तो आप अपने साफ सुथरे लफ्ज में आप कमजोर कर रहे हैं उस ताकत को जो ताकत भाजपा से लड़ रही है। सवाल वहां पे खड़ा है। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।